नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आज हम बात करने जा रहे हैं आरसीईपी की। एक ऐसा समझौता, एक ऐसा आर्थिक समझौता जिस पर 15 देशों ने दस्तखत कर दिए हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता कहा जा रहा है, लेकिन इस समझौते को भारत ने ना कर दिया। आरसीईपी पर 15 देशों के समझौते पर भारत को ऐतराज क्या है, आज इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। तो इस समझौते का हिंदुस्तान के लिहाज से क्या कुछ मतलब है, आपके लिहाज से क्या कुछ मतलब है, यह हम समझाने की कोशिश आपको करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज गैरोला जी जुड़े हैं हमारे साथ, जो एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन समूह के। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हरवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं और साथ में एक और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार एमके वेणु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मनोज गैरोला सर, आपसे समझना चाहूंगा, ये जो समझौता है मोटे तौर पर सरल शब्दों में, इस समझौते का मतलब क्या होने जा रहा है? देखिए, ये जो समझौता है जिसका कि इंडिया इनिशियली पार्ट होता, अगर इस एग्रीमेंट को साइन करता, तो ये आज की डेट में गुड्स का एक देश से दूसरे देशों के बीच जो व्यापार है वो फ्रीली हो सके, उसमें जो ड्यूटीज़ हैं वो कम से कम लगें, या तो ना के बराबर हो या फिर बिल्कुल कम हो। तो इसका मेन पर्पज़ ये था कि तो ये अगर आप देखते तो थ्योरेटिकली एक बहुत बढ़िया चीज़ थी, क्योंकि 30% जो जीडीपी है वो ये कंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट था जो कि आपस में व्यापार कर सकते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ क्या था, सबसे बड़ी जो चीज़ थी जिसके कारण हिंदुस्तान इससे अलग हटा, एक उसका बड़ा कारण ये था कि ये जो समझौता है वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंट्रीज़ हैं जो जिनका कि मैन्युफैक्चरिंग एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये उसको सूट करता था। हम लोग चाहते थे कि सर्विसेज भी इसका एक पार्ट बने, जिसमें हम बड़ी ताकत है, जिसमें हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो चाइना से कहीं ज़्यादा है। अगर सर्विसेज इसका पार्ट बनता तो हिंदुस्तान को ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ होती, क्योंकि सर्विस सेक्टर में आज एक तरफ से हमें थोड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है अमेरिका में और यूरोप में, तो ये उस कमी को पूरा कर सकता था। और अगर हम सर्विस सेक्टर में अगर जिस तरीके से इंपोर्ट का मार्केट चाइना और बाकी कंट्रीज़ के लिए हिंदुस्तान का खुलता, उसी तरीके से हमारा एक्सपोर्ट का जो मार्केट है सर्विसेज का, अगर इन कंट्रीज का खुलता तो यहाँ जो हमें नुकसान होता वहाँ से उसकी भरपाई हो जाती। ठीक है हरवीर सर, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा सर, हिंदुस्तान के लिए, आम दर्शकों के लिए इस फैसले से, इस समझौते से अलग होने का मतलब क्या है? मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जो डेयरी उत्पादक हैं, बड़ी कंपनियां, समूह हैं, उन्होंने स्वागत किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का। जो किसान संगठन है वो इस फैसले का स्वागत कर रहे थे, आर्थिक जगत से जुड़े तमाम जानकार स्वागत कर रहे थे। इसके पीछे की वजह क्या है सर? क्या कुछ फायदा अब नजर आता है या क्या कुछ नुकसान हो सकता था अगर हम इस पर हस्ताक्षर करते तो? असल में देखिए, जैसे अभी मनोज बता रहे थे कि इसमें खासतौर से चाइना वो मैन्युफैक्चरिंग में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और हम लोग उतना नहीं है। दूसरे जो सर्विस सेक्टर के लिए ओपन करने की बात थी वो शायद कुछ उसको बैलेंस करता, ट्रेड ऑफ की तरह से था जी। लेकिन बाकी जो हमारे सेक्टर हैं, जो सबसे बड़ी चिंता जिनके लिए थी, खासतौर से एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 बड़े प्लेयर हैं जो कि हमारे उस मार्केट में अगर हम टैरिफ नीचे कर देंगे, जाहिर सी बात है सारा खेल टैरिफ्स का है कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो किस तरीके से कम हो जाएंगी, तो हमारा जो इंडियन जो सेक्टर है डेयरी का वो कितना कॉम्पिटिटिव रह पाएगा उनके सामने या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे किसान हैं और उनका धीरे धीरे फिर वो एक तरीके से कलेक्टिव होता है, लेकिन वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर एक तरीके से बड़े स्तर पर तो ग्रामीण भारत के लिहाज से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, इसके मद्देनजर इससे दूर रहा। लेकिन ये भी है कि ऐसा नहीं है कि ये इतना सारा जो प्रेशर था सिर्फ एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर की वजह से। मेरा अपना मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ज्यादा दबाव था, जिसकी वजह से हम लोगों ने पांव पीछे किया। वेणु सर, आने वाले वक्त में इस समझौते का क्या कुछ असर आपको नजर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से? क्या हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट है उस पर इसका नेगेटिव असर आपको नजर आता है? देखिए, जो एशियाई जो पूरा जो रीजन है एशिया पैसिफिक, आप कई सारी रिसर्च आप देखिएगा, ज्यादातर पिछले 20 साल में जो पूरा ग्लोबल ट्रेड और वो एशिया की तरफ पूरा मूव कर चुका है। और एशिया जो इंट्रा एशिया के अंदर का जो ट्रेड वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे 2008 के बहुत बड़े ग्लोबल मेल्टडाउन के बाद भी यूरोप और यूएस, वहां पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो कम हुआ, मगर एशिया में
बरकरार रहा 2010 से अभी तक भी आप देखें तो इंडिया को इससे फायदा पहले भी हुआ है और अब मेरे को लगता है कि इंडिया को इससे कम फायदा होगा क्योंकि अब आप देखिए ये हम चाइना इंडिया में भी लोग कहते हैं कि चाइना अब हाई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है और जो लेबर इंटेंसिव जो मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना से हटके और देशों में जा रही है। तो बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां चाइना से हटा के वियतनाम फिलीपींस वगैरह ले जा रही है। तो अगर इंडिया ये आरसेप के भाग का पार्ट होता तो शायद चाइना से जो सप्लाई चेन जो हट रही है वो इंडिया की तरफ भी आती इस वक्त। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो सप्लाई चेन है उसकी संभावना थोड़ी कम होती नजर आती है। लेकिन मनोज सर एक चीज मैं आपसे समझना जी और जगह जाएगी जी मनोज सर एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। दूसरी बात ये कि जी कहिए वेणु सर कहिए। और दूसरा ये बात सही कि सर्विसेज इंडिया का सर्विसेज स्ट्रांग पॉइंट है और सर्विसेज को आरसेप में सर्विसेज है मगर उसकी नेगोशिएशन जो बाद वाले सेकंड फेज में रखा हुआ है। तो मेरे को लगता है कि अगर उसको साथ अगर नेगोशिएट करते एज अ पैकेज तो इंडिया को ज्यादा फायदा होता। मगर मैं ये कहूंगा कि इंडिया अगर इतना ओवरऑल अपने आप को इतना बड़ा एक आर्थिक शक्ति मानता है तो इतने बड़े एक ट्रेड ब्लॉक से बाहर रहना एक इंडिया के लिए एक अच्छी बात नहीं है। ये इंडिया का कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है सर। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए मनोज सर भारत सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर जो अभियान है उस पर फोकस किया जा रहा है। लोकल फॉर वोकल की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि देखिए हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं अपने दम पर, हम संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। क्या इस समझौते से अलग रहकर भी हिंदुस्तान एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनता हुआ नजर आता है आपको, या एक बड़ा झटका लगा है? नहीं, देखिए एक चीज़ तो हमें ये सोचना होगा कि हम इस एग्रीमेंट से क्यों अलग हैं। वो इसलिए अलग हैं क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल है ही नहीं जी। हम टेक्नोलॉजी जो हाई टेक फील्ड है, टेलीकॉम, पावर एक्सेट्रा, उनके जो इक्विपमेंट हैं उनकी तो हम अगर बात करें तो हम कहीं वर्ल्ड में स्टैंड नहीं करते हैं। अगर हम ये कपड़े वगैरह जहाँ की टेक्नोलॉजी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत कम है, या जो लेबर इंटेंसिव है उसकी बात करें तो हमारे यहाँ कानून ऐसे हैं, हमारे यहाँ इन्वायरमेंट ऐसा है, हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स का जो कमी है वो सब इस तरीके की है कि हम बहुत पीछे हैं। अगर हम सिर्फ कपड़ों की ही बात करें तो उसमें भी बांग्लादेश हमसे कहीं आगे है उस तरीके की। और जहाँ अगर हम हाई टेक की बात करें, टेलीकॉम वगैरह की जी, आज की रेट में सारा का सारा 99% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। चाहे वो हैंडसेट की बात हो, चाहे जो बड़े बड़े इक्विपमेंट है उसकी बात हो। तो सबसे पहले तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद हम इन एग्रीमेंट्स का ये जो FTAs हैं, इन एग्रीमेंट्स का हम लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। और एक और चीज़ मैं अनुराग आपको बताऊं, ये जो जब हम RCEP की बात कर रहे थे तो चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे सेंटर हो जी, सब लोग इसको अपोज कर रहे थे। ये एक ऐसा इशू था जिसमें मोदी के साथ पूरा लेफ्ट था, राइट था, कांग्रेस पूरा बीजेपी, पूरा लेफ्ट पार्टी, सारे के सारे लोग उनके साथ थे। बिल्कुल। लेकिन हरवीर सर, लगातार 2014 से हम देख रहे हैं कि हमारी एक पॉलिसी चलती रही, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसमें जो तमाम ये देश हैं 10 जो खासकर आसियान देश हैं, इन पर हम भारत सरकार की तरफ से नीतियां बनती रहीं, लगातार रिश्ते बेहतर किए जाते रहे। उससे पहले यूपीए के वक्त में भी तमाम पॉलिसीज चलती रहीं। अब वो इस समझौते का हिस्सा हैं, वो तमाम 10 देश। क्या आने वाले वक्त में इन 10 देशों से भारत के जो रिश्ते हैं उस पर किसी तरीके का असर पड़ता हुआ नजर आता है आपको, खासकर आसियान देश, या व्यापार अपनी जगह, संबंध अपनी जगह? नहीं, देखिए पहले तो आज की डेट में जो भी डिप्लोमेसी है उसमें इकोनॉमी और इकोनॉमिक इश्यूज काफ़ी हद तक डोमिनेट करते हैं। और अभी हाल का हम चाइना के साथ जो हम लोगों का एक तनातनी है उसको अगर छोड़ दें, आरसेप से पहले ही हम लोगों ने डिसीजन ले लिया था वापसी का जी। लेकिन ये लगाइए कि पिछले 15 साल जो मशक्क़त हमने की लुक ईस्ट पॉलिसी की, क्योंकि जो यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट है उसका जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम बहुत ज़्यादा जैसे गारमेंट्स वगैरह के अलावा या और कमोडिटीज़ के अलावा हम कुछ वहाँ पर कम्पीट नहीं कर पाते। ठीक है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में खासतौर से बहुत पीछे हैं। सवाल है कि आपको अपने लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए आपको बाहर देखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारी इंटरनल इकोनॉमी की इतनी ताकत है कि हम आपको ग्रोथ ले जाएं। डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको सवाल है कि वो तो आपकी बाहर से पूरी हो रही है। अभी तो आप आरसेप में नहीं है, लेकिन चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो देखिए कितना बड़ा है। बिल्कुल। तो सवाल है कि पहले ही आप मंगा रहे हो। एक्चुअली हमारे जो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है
उसका जो मेंटेलिटी है वो ट्रेडिंग मेंटेलिटी है। ठीक है। अब हमारे जो कारोबारी हैं सदर बाजार में और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चिल्लाएंगे कि साहब ये सामान नहीं मंगाना, लेकिन आप जाके देखो उनके एयरपोर्ट पे यही सारे लोग वहाँ बैठे हैं कंटेनर भरने के लिए। और उसी तरह का हमारा जो बड़े मैन्युफैक्चरर भी हैं वो अब जैसे मनोज कह रहे थे कि हम 98% इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। सवाल है कि हम लोगों ने जब से टेलीकॉम सेक्टर खोला ऐसी क्यों कोई बड़ी कंपनी हमारे नहीं हो पाई। सैमसंग थोड़ी पहले टेलीफोन बनाता था, हैंडसेट बनाता था, नोकिया का कब्जा था, उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो सवाल है कि जब तक हम लोग अपना खुद नहीं सुधारेंगे और हमेशा इस भरोसे रहेंगे नहीं आप समझौता मत करो, टैरिफ वॉल खड़ी कर दो, अंदर देखो, उससे तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं सुधरने वाली। बिल्कुल वेणु सर, आसियान देशों को लेकर मैं हरवीर सर से समझ रहा था, हम क्वाड की भी बात करेंगे। सर क्वाड का मतलब यह था कि जो चीन की बढ़ती ताकतें हैं उसको रोका जाए, लेकिन अब स्थिति यह है कि क्वाड की जो दो बड़ी ताकतें हैं वो इस समझौते में चीन के साथ खड़ी हैं। इसका कुछ मतलब आने वाले वक्त में आपको नजर आता है क्या सर? देखिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो जापान और साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड के जो बड़े जो देश हैं वो इस आरसीईपी में शामिल हैं, क्योंकि वो साथ साथ आर्थिक जो रिश्तों को और जो दूसरे पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल रिश्तों को अलग अलग करके देखते हैं। और जापान का इन्वेस्टमेंट चाइना में इतना है, पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जापान का रहा है। और जापान आपने बड़े बड़े जापान के ब्रांड्स आपने सुना होगा, सान्यो, सोनी, वो सारी चीजें वो चाइना में शिफ्ट हुई थी 10-12 साल पहले। अब चाइना से और जगह शिफ्ट हो रही है, वियतनाम वगैरह। तो ये जो सप्लाई चेन का जो मामला जो आरसीईपी के रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में है, ये सिलसिला तो और भी बहुत ही गहराई से पकड़ेगा। और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो एक दूसरा दौर ग्लोबलाइजेशन का आपने देखा, पहला ग्लोबलाइजेशन का दौर रहा 1980 से लेकर 2010 तक। फिर 2010 में बहुत बड़ा ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ जो फाइनेंशियल, उसके बाद 10 साल आपने देखा डी ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लो कम हुई बहुत। बिल्कुल। और अब देखिए 2020 से अगले 10 साल एशिया में और आरसीईपी का इसमें बहुत बड़ा। वेणु सर बहुत संक्षेप में कुछ जानकार, वेणु सर माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, मनोज सर बहुत से कुछ जानकार हैं वो कह रहे हैं कि देखिए भारत के लिए रास्ता अभी भी खुला हुआ है आने वाले वक्त के लिहाज से इसी समझौते में, क्या ऐसी संभावना आपको भी नजर आती है? और दूसरा सवाल ये कि क्या इस समझौते के बाद एशिया में चीन का दबदबा कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है आपको? देखिए ऐसा है कि संभावनाएं तो खुली हैं, लेकिन जब तक हम अपने अंदर की हालत ठीक नहीं करेंगे तो इस तरीके के एग्रीमेंट का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा कि जब तक इसमें हम लोग सर्विस सेक्टर को इस में इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान को इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीन का दबदबा क्या बढ़ेगा सर आर्थिक मोर्चे पर पूरे एशिया? चीन का दबदबा तो आज की डेट में भी है, इसके होने के बाद थोड़ा और ज़्यादा वो होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है हरवीर सर बहुत संक्षेप में 30 सेकंड, क्या कुछ सबक लेने की जरूरत है सर नीतियों के स्तर पर इस समझौते के बाद? बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमें थोड़ा प्रोएक्टिव नीतियाँ अपनानी चाहिए और पहले हम अपने घर के जो नियम कायदे हैं उनको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव करना चाहिए, बिकॉज हमारा इतना ढीला ढाला रवैया है। और हमारा जो ये कहीं ना कहीं से आपको जो कंपनीज हैं, जो कॉरपोरेट हमारा, उसके ऊपर कोई तो प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा कि वो भी कुछ ऐसा करें कि बड़ी कंपनियों में तब्दील हो। और इसमें जैसे वेणु कह रहे थे, सवाल है वैल्यू चेन का। अब इसमें एक प्रोडक्ट आपका एक जगह नहीं बनता, वो 10 जगह बनता है। तो जहाँ सारे दरवाजे खुले हैं, सब दरवाजों से आसानी से पार होता जा करके फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील होगा। अगर हम अपने आप को उससे बाहर कर लेंगे तो फिर उसका नुकसान हमें होगा। गेरोला सर 30 सेकंड, सर आने वाले वक्त में आपके मुताबिक क्या लगता है किस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है? समझौते से बाहर हुए, हर किसी ने स्वागत किया, अब जानकार कह रहे हैं कि देखिए कुछ विचार करने की जरूरत है। आपके हिसाब से नीतियां कैसे आगे बढ़े? मेरे से आप पूछ रहे हैं? जी गेरोला सर। नहीं देखिए ऐसा है कि हमें तो जो नीतियां हैं वो ऐसे रखना चाहिए कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग इनकरेज करें। आज की डेट में हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। और आज की डेट में अगर हमारे यहाँ कोई मैन्युफैक्चर करे तो पूरा का पूरा जितने भी हमारे ड्यूटीज़ का स्ट्रक्चर है और उसके अलावा जो भी हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट में, वो उनका फोकस सिर्फ एक ही रहता है कि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग डेवलप ना हो पाए। ऐसे कई सारे मैं एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं कि जब हमने डेलिबरेटली अपने लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मारा है। तो आप कह रहे हैं कि अगर इस समझौते को टक्कर देनी है, चुनौती देनी है, तो हिंदुस्तान को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कहीं ज्यादा काम करना होगा, एक बेहतर विकल्प पैदा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस समझौते का क्या कुछ मतलब होने जा रहा है हर भारतीय के लिए ये सरल शब्दों में समझाने के लिए। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।